तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अभी। पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं भाई, हम पूरे पूरे पॉलिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना, थ्रू एमसीक्यूज़। ठीक है, क्योंकि देखो आप पॉलिटी में यार आप चीज़ों को तभी दिमाग में रख पाओगे जब आपको पॉइंटर्स में चीज़ें याद रहें, और पॉइंटर्स में चीज़ें याद तभी रहती है जब आप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 24 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमको बात किसकी करनी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज मूव्ड बाय बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बी आर अम्बेडकर ने मूव किया था? ना भाई, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। ठीक है, 1946 के अंदर। इट मेंशन सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, उसमें बोलता है कि हमको हर इंडियन को क्या देना है भाई, जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देना है ना, और क्या करना है भाई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देना है उनको, फ्रीडम ऑफ थॉट्स देने हैं, बिलीफ, वर्शिप। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर एक क्या बनाया गया, प्रीएम्बल बनाया गया। ठीक है, सो मेंशन सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मॉडिफाइड टू फॉर्म इट नो। हमने देखा कि भाई इसके मॉडिफाइड वर्जन को हमने क्या नाम दिया, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके हमने क्या किया, मॉडिफाई करके इसको क्या कर दिया हमने, प्रीएम्बल का नाम दिया। बिकॉज उसमें भी तो ये चीज़ें दिए गए हैं ना यार, है ना। हमारे इंडिया को हमारे पास क्या करना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है, इसकी बात करता है। वहाँ पे जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है प्रीएम्बल। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके बाद में प्रीएम्बल बनाया गया है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमको बात किसकी करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करनी है। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन द नेहरू रिपोर्ट। क्या पहली बार नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है? ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर मत मानना। ये एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया बनाया था यार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्मेटेड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको 1946 के अंदर, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाया गया था। सो दिस करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पार्टली इलेक्टेड बॉडी था एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। कुछ लोगों को चुना गया था एंड कुछ लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। सो इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ओनली, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी सी लगेगी बट हाँ एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आता है ना, कोई टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती पॉलिटी में। मतलब प्रीलिम्स का मतलब है बेसिक्स, है ना, बेसिक्स 80%। बेसिक्स से ही आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक्स प्लस हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, बट बेसिक्स से आप समझ लेना आपके पास 70% काम हो गया। और बेसिक्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस बना के। ठीक है, सो क्वेश्चन से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर 90% जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, चाहे वो चीज़ें करंट अफेयर्स में हो क्यों ना हो। बस करंट अफेयर में इन्फ्लेशन है तो आपको इन्फ्लेशन का स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा, है ना। करंट अफेयर में हमारे पास इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा चुनाव, तो आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई चुनाव होता कैसे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, चीज़ें कैसी चलती है, तो स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के। तो ये हमको समझना है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। कुछ कमिटी जो बनाई गई थी उसके हमारे पास चेयरमैन के बारे में बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे। क्या बिल्कुल सही बात है। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इसको देखो एक बार देने से नहीं कुछ नहीं होगा, इसको बार बार बनाने से कुछ होगा यार, है ना, बार बार इसको बनाने से होगा, तब जब चीज़ें दिमाग में रहेगी। बिकॉज आप लक्ष्मीकांत को 4 बार करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, और इसको 24 क्वेश्चन को अगर आपको सपोज करो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करना है, 24 क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज कर लो, है ना, टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें भी जल्दी दिमाग में रहेगी। सो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही बात है। यूनियन पावर कमेटी, जो यूनियन पावर कमेटी थे उसके चेयरमैन कौन है, पंडित नेहरू थे, नॉट सरदार पटेल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही थे क्या हमारे पास, है ना। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे ड्यूरिंग दी कमिटीज़ के समय। ठीक है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। सो यूनियन पावर कमेटी किसके हाथ में, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। स्टीयरिंग कमेटी जो था राजेंद्र प्रसाद चलाते थे। क्या बिल्कुल सही बात है। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे भाई, ये भी चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बिकॉज हमको एक चीज़ समझ आना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ठीक है, सो
ये इनके हाथ में था। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा गया है, हमारे पास क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया करेक्टली मैच कौन सा है, तो करेक्टली मैच सी पर सी सही 1 and 3 इज करेक्टली मैच। ठीक है, 1 and 3 इज करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसकी करनी है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप इलेक्शन एंड ओथ बाय प्रेसिडेंट केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक है डेट ऑफ अडॉप्शन, एक है डेट ऑफ इनैक्टमेंट, दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। डेट ऑफ अडॉप्शन है एंड डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। एडॉप्शन कब हुआ था, इनैक्टमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था और हमने एडॉप्ट किया, छोड़ो। एडॉप्शन हुआ था देखो नवंबर 26 1949 में ये एडॉप्ट हो गया था, और एनैक्टमेंट भी वही है। कमेंसमेंट की बात करें, अगर एडॉप्शन या फिर इनैक्टमेंट की बात करें ना, है ना, कमेंसमेंट की बात करें, सो कमेंसमेंट हुआ था जनवरी 26 1950। ये दो चीज़ें हैं जो कि हम कंफ्यूज नहीं होनी है भाई। ठीक है, ये प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है यार, नीचे में, सबसे नीचे में। ठीक है, सो जो सिटीजनशिप प्रोविजंस थे, है ना, वो तो अब प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 60 के अंदर आता है ना, ये सब चीज़ें उसी दिन से लागू हो गई थी जिस दिन अडॉप्ट किए थे, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, with the complete adoption of the constitution the Indian Independence Act 1947 was repealed। भाई एडॉप्शन जब किए थे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील नहीं हुआ था, जब हमने कमेंसमेंट कर लिया था। कमेंसमेंट कब किया था यार, 26 जनवरी को किया था। ठीक है, कमेंसमेंट कब किया था, कमेंसमेंट जब किया था 26 जनवरी को 1950 में, तो हमारे पास जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको रिपील कर लिया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमको बात किसकी करनी है, फर्स्ट मीटिंग की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की बात करनी है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड बिफोर द वोवेल प्लान एंड प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश। क्या वोवेल प्लान से पहले हुआ था यार जो फर्स्ट मीटिंग थी? देखो वोवेल प्लान कब आया था, 1945 में आया था। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली मीटिंग थी ना वो दिसंबर में हुई थी। फर्स्ट मीटिंग जो थी ना वो कब हुई थी भाई, दिसंबर 1946 में हुई थी, दिसंबर 1946 में हुई थी। तो ये पहले कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग, बिल्कुल सही बात है। जो पहली मीटिंग हुई थी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ना, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहली बार यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर थे यार, है ना। तो ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया, करेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमको बात किसी करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करनी है। द फर्स्ट डिमांड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड इन द हरिपुरा सेशन ऑफ 1938। क्या पहली डिमांड जो था वो हरिपुरा सेशन में यहाँ पे बनाया गया था भाई, है ना। ना भाई ना, क्योंकि जो पहले जो डिमांड था ना वो जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी था ना उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था है ना, उसने, जब मैंने बोला ना पहली बार जो आइडिया था एम.एन. रॉय ने दिया था, ये बोला था, तो 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्किंग कमेटी था, उसने हमारे पास एक रिजोल्यूशन बनाया था, नॉट अंडर दी हरिपुरा सेशन। गांधी जी नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। गलत बात है, शुरुआत में तो गांधी जी इसके थोड़े से खिलाफ थे, बट बाद में हाँ यार ठीक है इसको कर सकते हैं ऐसा बोले। सो दिस इज इनकरेक्ट, नेवर सपोर्टेड बोल रहा है। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल ओके इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर। बिल्कुल सही बात है, जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो अगस्त ऑफर के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम जो परफॉर्म करते हैं ना फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसीलिए मैं डेट लिखता था हर समय में, बिकॉज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था भाई,
अडॉप्ट कब किया गया था जो नेशनल फ्लैग है उसको, तो 1946 के अंदर हमारे पास पहली बार नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था क्या? नो, बिकॉज जो नेशनल फ्लैग था जब जुलाई 1947 में यहाँ पे क्या किया गया था, जुलाई 1947 में यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। इलेक्शन ऑफ द राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, तो 1946 के अंदर ही राजेंद्र प्रसाद को एक प्रेसिडेंट के तौर पे चुन लिया गया था। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देखा भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, 1947 में अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, है ना, और कब, उसमें भी जनवरी में, ठीक है, इसीलिए मैं जनवरी 22 वहाँ पे जुलाई लिखा हूँ। 1947 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए 1947 की जो चीज़ें हैं उसको आप डेट के साथ याद रखना पड़ेगा, डेट मतलब मंथ के साथ। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये 1949 में हुआ था, ठीक है। सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, पहले 2 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 4, 2 1 2 3 1 4, आंसर हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द असेंबली। कंसिडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमको बात करनी है लेजिस्लेटिव पावर की, जो कि लॉ मेकिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी बात करनी है। द लेजिस्लेटिव पावर वेर गिवन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, के स्टेटमेंट सही बात है यार, जो लेजिस्लेटिव पावर है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से मिला था क्या इसको, बिल्कुल सही बात है। डुअल टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड लेजिस्लेशन कंटिन्यूड टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना कमेंसमेंट हमने देखा था, कमेंसमेंट कब हुआ था भाई, कमेंसमेंट हुआ था जनवरी 26, 1950 में। तो ये जो डुअल टास्क था ना वो कब तक चला था, ये डेट ऑफ अडॉप्शन तक चला था, डेट ऑफ अडॉप्शन। एंड अडॉप्शन कब हुआ था मैंने बताया भाई, नवंबर 26, 1946। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप मिस कर देते हो, तो जो कि क्वेश्चन बनाने से समझ आता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना, अडॉप्शन तक चला था जो डुअल पावर है वो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट फ्रॉम जनवरी 26, 1950, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बाद से एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के फॉर्म में चला था, जब तक नया पार्लियामेंट बन नहीं गया, 1951-52 में नया इलेक्शन हो गया नहीं हो जाता तब तक, नहीं हुआ तब तक ये चला था एज अ पार्लियामेंट, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया यार, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बिकॉज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इनएक्टमेंट, इन एडॉप्शन और इनएक्टमेंट और कमेंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें में डिफरेंस पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताना है। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। देखो ये जो चीज़ें हैं ना ये कहाँ पे थी यार, ये कहाँ पे थी, आपको समझना है कि जो सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ये जो टर्म है ना S3DR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो टर्म था, मतलब जो सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में आया था, पहले तो सोवरेन रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक था, बट ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब हुआ था भाई 1976 में, उसके थ्रू ऐड किया गया, है ना। इसको किसने ऐड किया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, बहुत सारी चीजें हुई थी। इट एनवाइसेज टू मेक, तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज ये तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था ये, है ना। इवन ओरिजिनल प्रीएम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है उसमें भी नहीं था ये। इट एनवाइसेज टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया एज द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो क्या करता है कि जो भारत के जो नागरिक है उन्हीं को वो ताकत देता है कि वो अपने देश को चलाएं। सो दिस इज करेक्ट। इट एनवाइसेज टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे पास इस चीज़ को बताया गया कि हमको उनके भी राइट्स को सेफ गार्ड करना है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, तभी जाके हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड, है ना, पॉलिटिकल जस्टिस हम यहाँ पे दे पाएंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी 2 and 3 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ माउंटबेटन प्लान। तो देखो भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी पीछे भी हमने देखा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से नहीं बना था, वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बना था। किसके हिसाब से, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से क्या बना था, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो बना था, ठीक है। एंड नॉट अंडर दी, और जो कि अनाउंस कब हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर,
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको नहीं पता होती यार, भूल जाते हैं हम लोग, इंसान है, गलती हो जाती है, समझ नहीं आता कि जब बहुत दिन तक ना पढ़े तो चीज़ों को तो एक तरह से दिमाग से उड़ जाती है। तो ये तरीका है क्वेश्चन बना के इसको दिमाग में फिक्स करने का। The Constitution Assembly of the Dominion Government had no power to repeal the Indian Independence Act of 1947। गलत बात है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, वो जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, वो रिपील कर दिया गया है ना। वो रिपील कब हुआ भाई? वो रिपील तब हुआ जब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, है ना, जो ये जो माउंटबेटन प्लान था, वो रिपील कब हुआ? जब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको कमेंसमेंट किया तब कि इनैक्ट किया तब? हमने देखा अभी कमेंसमेंट किया तब। जब कमेंसमेंट किया जनवरी 26, 1950 में, तो हमारे पास ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो रिपील हो गया। ये हमने यहाँ पे लिखा है। एक क्वेश्चन और भी था ना यहाँ पे रिपील वाला, कि रिपील कब हुआ था। हाँ, ये रहा। द कंप्लीट एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपील कब हुआ था? कमेंसमेंट के समय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिपील कब हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? कमेंसमेंट के समय। ठीक है। सो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास ये पावर नहीं कि वो रिपील कर पाए। गलत बोल रहा है यार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास ये पावर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास वो पावर है कि वो रिपील कर पाए, और रिपील किया भी था, है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय को हटा दिया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। इंडिया जो होगा सॉवरेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ये सब चीज़ की बात की जा रही थी, है ना। जो राइट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क था, वीटो पावर का, वो हटा दिया गया। ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज फुल्ली सोवरेन बॉडी। क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया? भाई मैंने बोला ना भाई, बिल्कुल सही बात है, फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया कि वो किसी और के ऊपर बाइंड नहीं रहेगा डिसीजन लेने में। ये सब चीज़ें था। सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस को हटाना है इंडिया के, है ना, वाइस रॉय को हटाना, ये सब चीज़ की बात की जा रही थी, है ना। वो इंडिपेंडेंस एक्ट को एक और भी बोलते हैं, इसको कंफ्यूज मत होना, इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज किया जा सकता है आप। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला कमेंसमेंट कब हुआ था भाई? जनवरी 26, 1950 के अंदर ऑफ इंडिया। द एबॉलिशन ऑफ द प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट वाज रिपील। जो प्रीवी काउंसिल, है ना, जुरिसडिक्शन एक्ट था, उसको रिपील कब किया गया? इसको 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया, तो इसको अबॉलिश नहीं किया गया। देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ था, तो हमारे पास जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो प्लस जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये दोनों रिपील हो गए भाई, ये दोनों रिपील हो गए। बट जो प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट था वो कंटिन्यू रहा। सो दिस इज इनकरेक्ट। The Constitution Assembly enacted the preamble at the first meeting of the Assembly so that it can act as a guiding principle। ना भाई ना, है ना, फर्स्ट मीटिंग में नहीं किया गया था। जब पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इनैक्ट हो चुका था, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था, नॉट इन द फर्स्ट मीटिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या है यार? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, नवंबर के अंदर बना गया था एंड कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाया गया था। द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सरदार वल्लभ पटेल। हमने देखा कि सरदार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, है ना, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मेंबर बनाया गया था। ठीक है, एंड नॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ये गलत है भाई। Out of the total 389 seats of the Constitutional Assembly, 296 seats were allocated to the princely states and 93 to the British India।
कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत स्टेटमेंट है यार, गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज हमारे पास जो जितने भी मेंबर्स थे हमारे पास 220, मतलब हमारे पास जो 296 सीट्स थी ना, उसमें से 93 सीट्स जो थी वो किसको दी गई थी? प्रिंसली स्टेट्स को, है ना। और उसके बाद जितने भी बचे, है ना, मतलब 389 में 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, एंड बाकी जो 296 थे वो ब्रिटिश इंडिया वो यहाँ पे मिला था यार। सो ये उल्टा है भाई, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना वेर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी या दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे? ना भाई ना, ये तो सबको बच्चे को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके महात्मा गांधी कभी मेंबर नहीं थे। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके मेंबर नहीं थे। Assembly comprised representatives of all sections of Indian society, that is Hindu, Muslim, Sikhs, Parsis, Anglo-Indian, Indian Christians, SC, ST, including women of this section। कि स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। हर डायमेंशन से, हर सेक्शन से यहाँ पे हमारे लोगों ने मेंबर लिया था, मतलब कम्युनिटी ने, ठीक है। सेकेंड इज करेक्ट यार, हमसे करेक्ट ही तो पूछा है, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द फाइनल प्रोसीजर फॉलोड फॉर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडॉप्शन कब हुआ था? फिर से बार बार चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज चीज़ें दिमाग से जानी नहीं चाहिए, ठीक है। अडॉप्शन के समय क्या फाइनल प्रोसीजर था? इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन। देखो ये प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा? फाइनल प्रोसीजर हमसे पूछा गया है। क्या लिखा है? इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन। ये फाइनल स्टेप नहीं है भाई। पहले तो मैं बताऊं क्या होता है। पहले तो फॉर्मेशन होता है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। उसके बाद डिसाइडिंग हु विल बी द प्रेसिडेंट, है ना। उसके बाद ड्राफ्टिंग हुआ यार, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? एक्चुअली लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, मतलब लास्ट में नहीं, मतलब एक्चुअली फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मिंग हुई, और उसके लास्ट में यहाँ पे अडॉप्शन हुआ जब इसने सिग्नेचर लिया, किसका? मेंबर्स का, या फिर मेंबर्स का सिग्नेचर लिया, है ना, और जो प्रेसिडेंट थे उसका सिग्नेचर लिया। सो लास्ट स्टेप इज व्हाट? सबमिटेड टू द पीपल फॉर इंडिया नोटिफिकेशन। ना, इट इज नॉट द लास्ट स्टेप। It was submitted to the Governor General for his assent. No, it is also not the last step. It was adopted when the interim government approved it. Na, it was adopted when it was adopted when it received the signature of the president and the member of the Constituent Assembly. बिल्कुल सही बात है, ये लास्ट स्टेप था। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 4th ओनली, मतलब लास्ट स्टेप कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त ऑफर। हमको अगस्त ऑफर की बात करनी है। Along with the Dominion status, it promised to form a representative Indian body after the war to frame a constitution for India. अगस्त ऑफर ने क्या किया यार? डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात की क्या? बिल्कुल सही बात, ठीक है। एक्सपांसन करने की बात की, जो अगस्त ऑफर ने बात की कि हाँ डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये बोला उसने। हमारे पास जो वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे, और सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 3 चीज़ें की मेन बात की गई थी। तो याद रखना भाई, अगस्त ऑफर है ना, लॉर्ड लिलिंथो ने यहाँ पे कब लाया था? 1940 में अगस्त ऑफर को लाया था, ठीक है। लिलिंथो बहुत ख़राब आदमी थे, एक तरह से कम्युनल वायलेंस ऐड किया था इसने, है ना, सबसे ख़राब आदमी। सो अगस्त ऑफर में क्या की बात की गई थी भाई? डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ द वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की गई थी, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी। द इंडियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर एज ए डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसा बोलने लगे वो, है ना।
ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अ पार्ट ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल। देखो क्रिप्स प्रपोजल कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, है ना। जो माउंटबेटन प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था, अगस्त ऑफ 1950 में आया था, और क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है बाद में, ठीक है। सेटिंग अप इंडियन डोमिनियन, ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन प्लान था, क्या वो इंडियन डोमिनियन सेटअप करने की बात करता है? बिल्कुल सही बात है कि इंडियन डोमिनियन सेटअप करने की बात करता है, कि आप फ्री हो, आप कॉमनवेल्थ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इंटरनेशनल बॉडीज में पार्टिसिपेट कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप अपने आप का डिसीजन ले सकते हो, ऐसा। द ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सेफगार्ड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो देखिएगा इस चीज़ों को। दिस असेंबली वुड हैव ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ना भाई ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों थे। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एट द टाइम ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर और एल्डेस्ट मेंबर, तो इसीलिए यहाँ पे इनको एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था। December 11, 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड BN राव वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। देखो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड HC मुखर्जी को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये तो सही है, बट इट इज नॉट BN राव, इट इज HC मुखर्जी, ठीक है। जो BN राव थे वो एडवाइजर टू द असेंबली थे। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेयर बोरोड फ्रॉम द, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेयर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से प्रोविजंस हमने बोरो किए थे, ये हमसे पूछा गया है। जो फेडरल स्कीम है, क्या वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया था? बिल्कुल सही बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया था? ये भी सही बात है। एमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है, क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया था? ये भी सही बात है यार। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से बोरो किया है? रूल ऑफ लॉ हमने बोरो किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, देखो इनडायरेक्टली आप समझना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमने जो इमरजेंसी प्रोविजन है ना, वो हमने वाइमार रिपब्लिक जो जर्मनी है वहाँ से लिया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ऐसा मत सोचना कि भाई क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने इमरजेंसी लिया है, मैंने तो वो पढ़ा था कि जर्मनी से लिया है। दोनों जगह से थोड़ी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को, ऐसा मत बोला कि वो गलत है, दोनों सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली, consider the following statement, only one provision of the constitution was passed without virtually any debate in the introduction of universal, है ना, any debate is the introduction of universal suffrage। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविज़न था जो कि बिना डिबेट के पास हुआ, जो कि यूनिवर्सल सफरेज था। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है ना, बिना कोई डिस्कशन के ये पास हुआ, एकमात्र ऐसा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर नॉट averse to borrowing from other constitution tradition। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, they were not averse to borrowing from other constitutional tradition, मतलब वो ऐसे हिचक नहीं रहे थे, है ना, हिचकिचाहट नहीं थी कि वो किसी और जगह से बोरो करें, है ना। अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे अंदर होनी भी चाहिए। सो ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। कोई अच्छी चीज़ है उसको किसी और से बोरो करना कोई ख़राब चीज़ थोड़ी नहीं यार, अच्छी चीज़ को कॉपी करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है ना। Consider the following statement, the Constituent Assembly worked as the first Parliament of Free India। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार?
हाँ बिल्कुल सही बात है, जो फर्स्ट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो फर्स्ट पार्लियामेंट से काम किया था जब तक चुनाव नहीं हो गया। नो वुमेन वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एकदम खतरनाक भाई, कैसे नहीं होगा यार, तो कैसे होगा। हमें यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, पारसिक्स हैं, एंग्लो इंडियन हैं, क्रिश्चियन हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, सारे वुमेन्स हैं इन सेक्शन से, ठीक है, ऐसी थोड़ी ना बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 21 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज रफली अलोंग द लाइन्स सजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वॉज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन्स सजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो किसके अकॉर्डिंग बना था, हमने बताया भाई कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बना था यार। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। ठीक है, तो स्टेट कमेटी मैंने बताया किसका कौन, जवाहरलाल नेहरू थे, अभी देखा था क्वेश्चन शुरुआत में। स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी के जो हमारे पास चेयरमैन थे वो कौन थे भाई, स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के हमारे पास चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो हेड थे वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात है। तो देखो मैक्सिमम चीज़ें कि जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, सो इस हिसाब से हमको ये समझना है। तो करेक्टली मैच यहाँ पे सी पर सिर्फ थर्ड है। क्वेश्चन 23 है विच द फॉलोइंग वेयर मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1946 के अंदर उसके कौन कौन से मेंबर्स थे, यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है। तो सरदार पटेल इसके पार्ट थे क्या, बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके पार्ट थे, लियाकत अली खान भी इसके पार्ट थे, जवाहरलाल नेहरू भी इसके पार्ट थे। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास मेंबर्स थे इसके, ठीक है, सी 1 2 3 4 सारे के सारे मेंबर्स थे। लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चीज़ें बतानी है। इट वॉज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड, बिल्कुल सही बात है, फुल्ली सॉवरेन बॉडी था, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे ये बना सकता है, ठीक है। इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, कर जाएगा बोथ 1 और 2, ठीक है। तो हमने कवर किया भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिक चीज़ें, जिससे बाहर से अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर से बनेगा नहीं यार क्वेश्चन, बिकॉज कोई स्कोप ही नहीं। हमने हर तरह का क्वेश्चन सवाल किए, है ना, हम तरह से कॉन्सेप्ट को हम दिमाग में डाल रहे हैं। आप एक तो आप इसको चीज़ को ऑब्जर्व करना, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेना यार, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वीडियो देख लेना कि इसमें समझ आना चाहिए आपको, इसमें आपको ज़्यादा पता लगेगा कि यार मेरे पास चीज़ें थोड़ी सी याद हुई है, ऐसे लगेगा।